हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी हेल्दी और फिट होंगे। आज हम डॉक्टर होमी बाबा लेक्चर सीरीज में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी हमारा टॉपिक है आज का। आप सभी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मेरा सपोर्ट है बेटा, है ना। तो चलिए चालू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी आज के लिए एक वरदान है बेटा, है ना। इस मॉडर्न साइंस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी एक बिल्कुल ऐसा एक विपन है जिससे हम बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने लिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स एंड एनिमल्स बियरिंग सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक इन एडिशन टू देयर नेचुरल वंस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लांट है या कोई एनिमल है ना, अगर मान लीजिए उसके अंदर जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे वो तो होंगे ही, है ना, लेकिन अगर हम उसमें कुछ एडिशन में कुछ कैरेक्टर्स को भी अगर ऐड करना चाहते हैं, है ना, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स है, तो हम उसको भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना। ये एक हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही है ना। मतलब बायोलॉजी के फील्ड में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, है ना। ओके, बायोटेक्नोलॉजी क्लियर। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई एक बैक्टीरिया था जिसके अंदर डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी नहीं थी, है ना, बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं थी। अगर हम उसको डिजीज रेजिस्टेंस का एक इंट्रोड्यूस करा दें, जीन इंट्रोड्यूस करा दें, या फिर उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करा दें, तो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स उसके खुद के थे वो तो रहेंगे, लेकिन साथ में एक मॉडिफाइड कैरेक्टर भी आ जाएगा कि वो डिजीज रेजिस्टेंस शो करने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि some new characteristic in addition to their natural ones also added. This technique of bringing about improvement in living organism by artificial genetic changes, है ना। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, हम जब उसका जीन चेंज करेंगे, जीन का एडिशन करेंगे उसमें, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस कैन एंड बाई हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन मेथड का भी हम यूज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना। ये सभी हम देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें तो हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिस इसका मिसयूज करने लग जाते हैं, है ना। बट ये बनाया ही इसलिए गया था कि ह्यूमन वेलफेयर में हम इसको यूज कर सकें, है ना। एंड आर टुगेदर कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट इंक्लूड्स द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड टिश्यू कल्चर। आप लोग को टिश्यू कल्चर के बारे में आई होप सो आइडिया होगा, है ना, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे बैक्टीरियल कल्चर के लिए, है ना, तो बैक्टीरिया को एक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है और उस पर ग्रो किया जाता है बैक्टीरिया को, है ना, तो उसको बैक्टीरियल कल्चर बोलते हैं। तो वैसे ही टिश्यू कल्चर होता है। ओके, its uses are in the production of cash crops, improvement in varieties of cash crops, increase in abilities of plants to withstand environmental stress, है ना। अब बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, कुछ प्लांट के अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। वैक्सीन प्रोडक्शन, है ना, हम वैक्सीन बना सकते हैं कई अच्छे, है ना, बीमारियों के लिए जिनका कोई इलाज ना हो, है ना, उसका हम वैक्सीन बना सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज, है ना, हम बहुत सारे अर्ली पहले से ही पता कर सकते हैं बीमारियों के बारे में। कॉन्जेनाइटल डिजीज जो बर्थ से ही बच्चों के साथ होती है ना। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कैंसर रिसर्च, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल स्किन, कार्टिलेज एक्सेट्रा इन लेबोरेटरीज, है ना। ये सभी कामों के लिए हमको लेबोरेटरी की ज़रूरत पड़ती है। लैब के अंदर इस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है और मॉडिफिकेशंस लाया जाता है, जिससे हमको एक बेटर क्वालिटी का, है ना, प्रोडक्ट मिलता है। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे बायोटेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है ना। बायोटेक्नोलॉजी के बिना हम कितने मतलब अधूरे थे, कितने पीछे थे, है ना। तो आज इतना जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये बेटा, इसका रीजन ही क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। आज बायो का फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है ना, इतना ज़्यादा स्कोप्स हैं इसमें कि मतलब ये एक बिल्कुल मैजिक की तरह है ना। और ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, तो बेटा आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छा लग रहा होगा, है ना। मैं समझ सकता हूँ इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है ना, कोई एनिमेशन नहीं है, लेकिन याद रखना बेटा, जितना ये हैंड रिटन नोट्स इम्पोर्टेंट है ना, उतना
एनिमिनेशन आपके लिए मैं समझ सकता हूँ वो थोड़ा सा क्रिएटिव होता है, बट आप लोग अभी अगर पढ़ना चाहें तो इसमें भी कोई कमी नहीं है ना। आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि स्टडी सिर्फ स्टडी होता है बेटा, है ना। इम्प्रूवमेंट्स होगा, बट आप लोग का सपोर्ट होगा तभी इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए चालू करते हैं आगे। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या है ना, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ सेल्स, है ना। एक्स वीवो आप लोग पढ़े होंगे इन सीटू एक्स सीटू, है ना। तो कुछ उसी प्रकार से एक्स वीवो मतलब आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करके, है ना, ग्रोथ ऑफ द सेल्स और टिश्यू इन एन एसेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, इट्स कॉल्ड टिश्यू कल्चर। हम क्या करते हैं बेटा, एक टिश्यू लेते हैं, एक टिश्यू, है ना, उस टिश्यू को क्या करते हैं, एसेप्टिक मतलब बिना कोई टच किए, बिना कोई उसको कंडीशन देते हैं कि उसमें मतलब उसके लिए थोड़ा सा बहुत सारा सेप्टिक फीचर्स यूज करना पड़ता है ना, ग्लव्स वगैरह, ओके, बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हैं उसके, उनको फॉलो करते हैं। फिर उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिस न्यूट्रिएंट को हम प्रोवाइड करते हैं बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, ताकि प्लांट टिश्यू उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करके अपना वर्क कर सके, ओके। तो इसी प्रोसेस को टिश्यू कल्चर बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम भी प्रोवाइड किया जाता है, ओके। Nowadays, a complete organism can be developed from a single cell or from tissue with the help of a tissue culture technique. टिश्यू कल्चर टेक्निक के हेल्प से बेटा हम या तो टिश्यू के हेल्प से या तो सिंगल सेल के हेल्प से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, है ना, ओके। तो ये आप हमको देखना है कि ये टिश्यू कल्चर के स्टेप्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है होमी बाबा के स्कोप से, है ना, ओके, व्यू पॉइंट से। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर, ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला हमको सोर्स प्लांट लेना है, फिर उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है ना, फिर हमको उसको रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए रखना है, फिर उसके बाद शूटिंग एंड रूटिंग होगा, है ना, उससे शूट्स और रूट्स निकलेंगे, फिर प्राइमरी हार्डनिंग होगा, फिर सेकेंडरी हार्डनिंग होगा, और हमको हमारा सोर्स प्लांट मिल जाएगा। क्लियर? इसको मैं डील नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इतना डिटेल में टिश्यू कल्चर नहीं दिया है। टिश्यू कल्चर जो है बेटा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए इसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, पहला सोर्स प्लांट लेंगे, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे, उसके बाद उसको रिप्रोडक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा दिन छोड़ेंगे, रख देंगे, फिर उसमें शूटिंग और रूटिंग होगा, फिर प्राइमरी हार्डनिंग एंड देन सेकेंडरी हार्डनिंग, उसके बाद हमको हमारा सोर्स प्लांट मिल जाएगा। क्लियर? ये स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। अब एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना, टू साइंटिस्ट फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ट, ओके, ये साइंटिस्ट थे, आप इनका नाम याद रखना, है ना, फ्रेडरिक कैंपियन स्टीवर्ट। 1904 to 1993 was a British botanist, है ना। He had shown that cells and tissue can be grown, है ना, in ex vivo. To prove this, he isolated the cell from the carrot root and cultured them in a nutrient medium. He also proved that each cell has the ability to produce a new plant. Okay? आप लोग देखते होंगे आजकल कोई स्पीसीज जो है अगर खतरे के कगार पे है, या उसके बहुत सारे आपको वैरायटी अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, या उनके नंबर कम होते चले गए हैं, तो इससे क्या होता है बेटा, हम उसके एक सेल से, है ना, मतलब उसके एक छोटे से टिश्यू से, उसके हर एक सेल से हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो हम उस हर एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करा सकते हैं, है ना। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक वरदान है ना, ओके। इससे क्या होगा, बहुत कम समय में हम उसके बहुत सारे ज़्यादा नंबर्स ग्रो कर सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं बेटा, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बेटा ये आप लोग याद रखिएगा, होमी बाबा में क्वेश्चन आता है, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके साथ गेम कर देंगे। वो लोग आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं पूछेंगे, वो आपको जीएमओ पूछेंगे, है ना, ओके। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ओके, जीएमओ, ओके, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, या जीएम क्रॉप्स करके आपसे पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन डीएनए ऑफ नेचुरल क्रॉप्स, ओके। हम क्या करते हैं बेटा,
हम चेंजेस करते हैं उसके डीएनए में, नेचुरल क्रॉप्स के डीएनए में। नॉर्मली सच वेराइटी आर नॉट फाउंड इन नेचर, दज न्यू वेराइटी आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, है ना। ऐसे तो नेचुरली तौर पे ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन आर्टिफिशियली तौर पे हमने ऐसा क्रिएट किया है ना। डिफरेंट यूजफुल कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस इन सच वेराइटीज। क्लियर। इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग वेराइटी जो कि यूजफुल था लेकिन उस स्पीसीज के अंदर नहीं था, है ना, उस स्पीसीज में उस वेराइटी की कमी थी, तो हमने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उस कैरेक्टर्स को उसमें इंट्रोड्यूस कराया और एक नया वेराइटी बनाया। ओके, नेक्स्ट, ability to withstand environmental stress. Some naturally occurring variety cannot withstand environmental stress like frequently changing temperature, wet and dry, okay, famines, changing climate, etc. However, GM crops can grow in any of such adverse conditions. Clear? अब इसमें ये बोल रहा है बेटा, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो नेचुरल जो प्लांट्स हैं या जो आपके वेराइटीज़ हैं, नेचुरल वेराइटीज़, इनके अंदर आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, है ना। ये नेचुरली उतने कैपेबल नहीं होते हैं कि इन्वायरमेंट को झेल सकें, टॉलरेट कर सकें, है ना। क्योंकि क्लाइमेट आजकल आप देख रहे हैं, ठंड महीने में बारिश हो रहा है ना, गर्मी में बारिश हो रहा है ना, ठंड में गर्मी लग रहा है। तो ये जो चेंजेस जो आ रहे हैं ना, इन चेंजेस से लड़ने की एबिलिटी हम उनको दे सकते हैं। ओके, अब आगे, एज जीएम क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स, पेस्ट, पैथोजन, केमिकल, वीडिसाइड्स एक्सेट्रा। बताइए, है ना। अब जो वेराइटीज हमने इम्प्रूव की है, इनके अंदर इंसेक्ट से लड़ने की, पेस्ट से लड़ने की, है ना, ओके, केमिकल्स को टॉलरेट करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स कैन बी अवॉइडेड। और हम लोग क्या करते हैं, देखिए, क्योंकि हमारे जो नेचुरल प्लांट्स होते हैं, ये जो नेचुरल प्लांट होते हैं, इनमें आर्टिफिशियली हमने ऐसा एबिलिटी इंट्रोड्यूस करवाया है कि वो क्या कर पाए, इंसेक्ट्स, पैथोजन, है ना, इन सब से लड़ पाए। लेकिन नेचुरल तौर पे इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होता है। तो ये जो हमने जो क्रिएट किया, ये एबिलिटी, है ना, ये किसकी वजह से है, ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से है। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। ड्यू टू यूज ऑफ सीड्स ऑफ जीएम क्रॉप्स, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बीजों को, सीड्स को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देखिए, देयर इज ए इंप्रूवमेंट इन न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड डिक्रीज इन लॉस ऑफ क्रॉप्स, है ना। इससे दो फायदे होते हैं बेटा, किसान को लॉस कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, प्लस हम उनमें जो न्यूट्रिशन की कमी थी, उस न्यूट्रिशन की कमी को भी इम्प्रूव करवा सकते हैं, है ना। तो ये जो भी ये इम्प्रूवमेंट हुआ सॉरी जो भी ये इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सभी इम्प्रूवमेंट किसकी वजह से है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से है। क्लियर। इन दिस वे, एज सीड्स ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, फार्मर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कल्टिवेटिंग द जीएम क्रॉप्स, है ना, ऑन लार्ज स्केल। पहले क्या होता था, किसान शुरू में जब स्टार्टिंग हुआ था जीएम क्रॉप्स का, तब इसको डरते थे किसान फार्मिंग करने के लिए, है ना, अपने फील्ड में। लेकिन धीरे धीरे इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स जब मिलने लगे, तो आज के समय में आपको नेचुरल जो वेराइटीज़ हैं वो कम दिखेंगे और जीएम क्रॉप्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बेनिफिट ज़्यादा मिलने लग गया है ना। ओके, द एरिया अंडर इट्स कल्टीवेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। देखिए, यही बता रहा है कि समय के साथ आज इतना ज़्यादा इसका कल्टीवेशन बढ़ चुका है और धीरे धीरे हर दिन बढ़ भी रहा है ना। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ जीएम क्रॉप्स लाइक बनाना, मेज, राइस, पोटैटो, सोयाबीन, टोमेटो, कॉटन, एप्पल, ब्रिंजल, पपाया, बीट, रोज, टोबैको, वीट एक्सेट्रा आर अवेलेबल। बताइए, इतने सारे वेराइटीज, है ना, ये तो कुछ ही हैं हमने जो मेंशन किया हुआ है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस इन सम ऑफ दिस जीएम क्रॉप्स, है ना। अब एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मेंशन है जो आपको याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ यहाँ पे एक लाइन मेंशन किया है, पेस्ट रेजिस्टेंस जीन्स, है ना। पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब झेलने की कैपेसिटी, है ना। हमने इनके अंदर ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया है जो पेस्ट से लड़ने की कैपेसिटी रखता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेज के लिए मॉन 810, मॉन 863, है ना। ये एक वेराइटी है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना। नॉर्मल मेज है, ये मेज का ये वेराइटी है जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है क्या, आर्टिफिशियल जीन। मॉन 810, मॉन 863, 863, 810। ओके,
फिर यहाँ पे पोटैटो पे एम फ्लोरा, ओके, राइस पे गोल्डन राइस, सोयाबीन पे विस्टिप गोल्ड, टोमेटो पे वैशाली, कॉटन पे BR कॉटन, है ना, BT कॉटन सॉरी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है, ये ऑप्शन में दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इन चार में से कौन सा मॉडिफाइड GM क्रॉप है ना, ओके। तो कॉटन का अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए BT कॉटन, टोमेटो का होगा तो वैशाली, सोयाबीन का होगा तो विस्टिप गोल्ड, है ना। तो आप लोग को ये एग्जाम्पल्स याद रखना है। क्लियर बेटा, आप लोग ये एग्जाम्पल जितना अच्छे से याद करेंगे आपको उतना अच्छे से काम आएगा। तो आज के लिए बेटा ये जो लेक्चर सीरीज है हमारा, ये हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम आने वाले वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल बेटा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, है ना, और ज़्यादा एनिमिनेशन के पीछे मत भागिए। आपका मेन काम है करेक्ट कंटेंट के पीछे भागना, है ना, और करेक्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप लोग अच्छे से लेक्चर को पढ़िए, सुनिए, नोट्स को लिखिए और जितना ज़्यादा हो सके मैक्सिमम रिजल्ट लाइए। ओके ओके बेटा, थैंक यू।